ट्रांसपोर्टेशन जब तक सस्ता नहीं होगा, आम जनता को उससे राहत नहीं मिलेगी, चाहे सरकारें कितना भी कुछ भी कर ले। और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं हो पा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और मैं अपील करूंगा आप सबसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज ऊपर सरकार तक जाए और इसमें कोई समाधान हो सके। साथियों, कोई भी चीज, मैं सबसे पहले आम जनता के हिसाब से बात करूं तो कोई भी चीज आप कोई भी अगर कहीं से लेते हैं तो जनरली आप सोचिएगा कि एक चीज कितनी बार ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे आप कपड़े का ले लीजिए, कपड़ा कपास कहीं और पैदा होती है, वो कहीं कपास फिर सफाई होने के लिए कहीं और जाती है, उसके बाद में धागा बनता है, धागे के बाद में कच्चा कपड़ा बनता है, फिर प्रोसेस हाउस में जाता है, प्रोसेस हाउस के बाद में तैयार होता है। यानी कम से कम सैकड़ों बार वो बार बार ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी वो जो चीज रुपए की थी वो सैकड़ों बार ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट का किराया लगते लगते वो 2 रुपए की बन गई। अगर वो ढंग से सस्ता होता तो उसका फायदा आम जनता को होता। बात कपड़े की नहीं है, चाहे आपकी कोई भी घर में सब्जी है, चाहे आपके घर में दाल है, चाहे आपके घर में शक्कर है, या आपके घर में कोई भी आइटम है, बिना ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं पहुंचा है। आपके रोजमर्रा घर में जो भी चीज है वो बिना ट्रांसपोर्टेशन नहीं आती है, ट्रांसपोर्टेशन होकर ही आती है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं है, इसका मतलब हर चीज आपके घर में महंगी है। इसलिए मैं आज इस ट्रांसपोर्टेशन के मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके और हमारी बात सही जगह पे जा सके। सरकार या केंद्र सरकार हो, चाहे जो भी राज्य सरकार हो, सबका सर दर्द महंगाई है। परंतु कहीं ना कहीं वो सरकारें ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं हो रहा है। और इस वजह से मैं मानता हूं कि काफी हद तक ये महंगाई ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर चौधरी है। मैं राजस्थान पाली का रहने वाला हूं और मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं। ट्रांसपोर्ट का व्यापार है मेरा, और मैं मेरे व्यापार से जुड़ी हुई चीज आपके सामने लाया हूं। और ऐसी चीज लाया हूं कि ये आम जनता के हित की है। और मेरा मानना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीजें अगर सरकारें ध्यान देवे, तो आम जनता को इससे राहत मिल सकती है। हम लोग एक ट्रक खरीदते हैं जिसका जीएसटी हाईएस्ट, जीएसटी का जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है, जीएसटी के जितने भी स्लैब बने हुए उसमें सबसे ज्यादा वाला स्लैब हम उस ट्रक खरीदने में देते हैं। और दुखद बात यह है कि इसमें भी बड़ी कंपनियां, बड़े ठेकेदार, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, वो अपनी गाड़ी का इनपुट जो ट्रक खरीदते हैं उसमें इनपुट ले लेते हैं। मरता कौन है? वो मजदूर जो ड्राइवरिंग करते करते धीरे धीरे एक एक पैसा जोड़ के ट्रक खरीदता है, वो मरता है, क्योंकि वो
इनपुट नहीं ले पाता क्योंकि उसका इस तरह का कोई काम नहीं है जिससे उसे इनपुट मिले। यानी आप समझिएगा कि जब वो ट्रक रोड पे चढ़ती है तो उससे पहले उस बड़ी कंपनी और उस सिंगल मोटर मालिक के बीच में लगभग लगभग 10 लाख रुपए का आपने एक गैप तो पहले से ही दे दिया जीएसटी का। बड़ी कंपनी इनपुट ले रही है और सिंगल मोटर मालिक जो था उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सेकंड में मानता हूं कि सरकार के लिए रेवेन्यू जरूरी है, यानी जीएसटी जरूरी है। सरकार टॉकीज के अंदर खाने पीने की चीजों में जीएसटी कम कर रही है। सरकार ऐसी बहुत सारी चीजों में जीएसटी कम कर रही है। टॉकीज में वो इंसान जाता है जिसे आराम से सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती, वो टॉकीज में जा रहा है। और जो टॉकीज में जाता है उसकी टिकट 200 की है, 250 की है, 2000 की, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो वहां जाके अगर कुछ खा पी रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उसे जीएसटी अगर हाईएस्ट स्लैब में लगाएंगे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां आपने जीएसटी कम किया, इसका आम जनता को कोई, मुझे नहीं लगता फायदा है। फिल्म टॉकीज में कोई आदमी खा रहा है, पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें आपने जीएसटी कम किया है, इससे क्या मतलब है? जबकि ये एक मजदूर इंसान जो ट्रक खरीद रहा है, आप वहां पे अगर जीएसटी में कुछ राहत देते, जीएसटी कम होता, तो शायद उस मजदूर यानी उस गरीब इंसान जो धीरे धीरे पैसे जोड़ के ड्राइविंग करते करते वो आदमी अब एक ट्रक खरीद रहा है, उसको राहत मिलेगी। सेकंड, बड़ी कंपनियां जीएसटी का इनपुट ले रही है जबकि वो सिंगल मोटर मालिक जिसने एक गाड़ी खरीदी है उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इस भेदभाव की वजह से दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो मोटा मोटी तौर पे 10 लाख रुपए के आसपास का है। उसके बाद आप 15 साल में स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हैं। वो आदमी जो ट्रक खरीद रहा है आज के टाइम में 37 कम से 14 चक्का बड़ी गाड़ी की 37 जो है वो मोटा मोटी तौर पे 40 लाख के आसपास आ रही है। अलग अलग कंपनी में लाख 2 लाख रुपए ऊपर नीचे, कुछ कंपनियों का 38 में, कुछ का 42 है, परंतु मोटा मोटी तौर पे 40 लाख रुपए एक ट्रक की 37 आती है। फिर वो उसपे बॉडी कैबिन वगैरह बनवाएगा, वो गाड़ी 45-48 लाख में जाके, और टैक्स परमिट वगैरह भर के वो उसकी गाड़ी 50 लाख रुपए में रोड चढ़ रही है, जिसमें लगभग लगभग 10 लाख रुपए वो आदमी, 10 नहीं तो 7-8 लाख रुपए तो घर से डाल के फिर गाड़ी रोड पे चढ़ा रहा है। और अभी वर्तमान 6 साल का फाइनेंस होने लगा, यानी 6 साल तक तो वो किस्तें भरेगा। 6 साल के बाद जो उसने मार्केट से 7-8 लाख रुपए लाया था जिसका ब्याज वगैरह मिला के वो भरेगा, तब तक आपकी गाड़ी स्क्रैप पॉलिसी में जा चुकी है, यानी वो आदमी तो मजदूर का मजदूर ही बना रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत के परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, समस्त राज्यों के परिवहन मंत्री, अपोजिशन में जो राहुल गांधी जी अभी हाल ही अमेरिका में गए थे, ट्रक में सफर किया था, मैं माननीय राहुल गांधी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपको पूरी हकीकत नहीं दिखाई गई है। आपको सिर्फ ये दिखाया गया है कि ट्रक की लाइफ कैसी है, वहां की क्या है, ये क्या है, परंतु उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए आपको भारत के ट्रक में सफर करना पड़ेगा सर।
आप अपना परिचय दिए बिना, मैं आप समस्त माननीयों से निवेदन करता हूं कि आप अपना परिचय मत दीजिए। बिना परिचय दिए हुए एक बार आप 300 किलोमीटर सफर कर लीजिए ट्रक में, आपको भारत की हकीकत पता लग जाएगी कि रोड पे क्या हो रहा है। और वर्तमान में ट्रक व्यापार की स्थिति क्या है सर। उसके बाद हम लोग ट्रक को पासिंग करवाने जाते हैं, टैक्स लिया जाता है, परमिट का पैसा लिया जाता है, फिटनेस का लिया जाता है, बहुत सारी चीजें ली जाती है, जिसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, परमिट किस चीज का। आपने टैक्स ले लिया, उसके बाद में आप नेशनल परमिट के नाम से हमसे पैसे ले रहे हैं, जो हर साल भी देना होगा, और एक नेशनल परमिट का पार्ट भी जो हमें 5 साल में हर बार रिन्यू कराना होगा। सर जब आप मानते हैं, इससे पहले प्रति स्टेट का अलग अलग हमको भाई परमिट लेना पड़ता था, डीडी निकलवाना पड़ता था और उस बॉर्डर पे जमा करवाना पड़ता था। वर्तमान में आपने काफी हद तक काफी जगह में बॉर्डर खत्म कर दिए हैं और टोटल ट्रक्स को आपने नेशनल परमिट मान लिया है, तो परमिट का पैसा क्यों सर? ये, ये क्या खत्म नहीं होना चाहिए? आपने अगर 15 साल इस गाड़ी की उम्र मानी है, तो 15 साल के लिए इसे नेशनल परमिट मान लीजिए ना। हर साल परमिट का पैसा अलग देना पड़ता है, हर साल टैक्स का पैसा अलग देना पड़ता है, हर साल इसे फिटनेस करवानी पड़ती है। मैं माननीय भारत सरकार के परिवहन मंत्री से निवेदन करूंगा, क्या ये परमिट खत्म नहीं होना चाहिए? इसकी अब आवश्यकता कहां है सर? उसके बाद आप फिटनेस की बात करें, पहले तो परमिट पे ही चला जाऊं सर। परमिट आपने दे दिया, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके की एंट्रियां ली जाती है, कहीं डंडा टैक्स के रूप में, कहीं और रूप में। हर राज्य में अलग अलग तरीके की एंट्री ली जाती है। जब हमने परमिट ले लिया तो उसके बाद ये डंडा टैक्स क्या है सर? मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महोदय ममता बनर्जी जी से निवेदन करूंगा कि मैम, हमने परमिट लिया है, आपके नेशनल परमिट है हमारी गाड़ी के पास में, उसके बाद डंडा टैक्स किस चीज का है? हर साल क्यों हमसे ये पैसे भरवाए जा रहे हैं? और बहुत सारे राज्यों में इसका अलग अलग नाम है, परंतु ये लिया जा रहा है। जब आपने जीएसटी जैसी व्यवस्था लागू कर दी, अलग अलग राज्य की ये चीजें खत्म कर दी, बहुत सारी चीजें खत्म कर दी, तो सर इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमसे परमिट का पैसा गलत लिया जा रहा है, परमिट के पैसों की आवश्यकता नहीं है। मानता हूं कि सरकार का रेवेन्यू है, कम होगा, परंतु सर हम जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का माल लेके जाते हैं। सबसे पहले तो हम सर्विस दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवर भारत के अंदर का एक सैनिक है। हमारे सैनिक तो बॉर्डर पे रहते हैं, परंतु ट्रक ड्राइवर भारत के अंदर सर्विस दे रहा है, और सब कुछ बंद हो जाता है, हड़तालें होती है, तब भी ट्रांसपोर्टेशन चालू रहता है। कोविड जैसी स्थिति में भी ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने चालू रखा था। तो क्या ये ड्राइवर सैनिक नहीं है सर? ट्रक ड्राइवर अगर सैनिक हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक इमरजेंसी जैसी चीज है, तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि सर परमिट क्यों नहीं बंद किया जाना चाहिए? परमिट की व्यवस्था क्यों है? जब आप गाड़ी पासिंग कर रहे हैं 15 साल के लिए, हमें एक साथ ही परमिट दे दीजिए ना, कि ये 15 साल के लिए आपका परमिट हो गया।
हर साल परमिट क्यों उठाना पड़ता है, हर साल परमिट के पैसे क्यों भरने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हमको टैक्स क्यों देने पड़ते हैं सर? क्या ये व्यवस्था बंद नहीं होनी चाहिए? उसके बाद में फिटनेस, मैं अन्य राज्यों का तो नहीं जानता, परंतु राजस्थान में ज्यादातर जगह, मुझे नहीं पता कहीं होगा, परंतु लगभग लगभग मुझे पता है कि फिटनेस का प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, ठेका दिया हुआ है। और फिटनेस सेंटर में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि सबको पता है, माननीयों को भी पता होगा। फिटनेस सेंटर, प्राइवेट फिटनेस सेंटर में जितनी लूट मार मची हुई है उतनी शायद कहीं नहीं होगी। ट्रक में हजारों तरह की गलतियां निकाली जाती है, जब जेब ढीली कर दी जाती है तो वो गलतियां बंद हो जाती है। सर, इस फिटनेस की कहां आवश्यकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मुझे देखने वाले कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है कि इस फिटनेस की कहां आवश्यकता है। सर, गाड़ी का इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी करती है, और जब इंश्योरेंस कंपनी जब गाड़ी का इंश्योरेंस करती है तो वो 1 साल के लिए उस गाड़ी की एक तरीके से गारंटर बन जाती है। गाड़ी के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होगी, शायद गाड़ी के खुद के साथ या सामने वाले के साथ, उस स्थिति में क्लेम का जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो ये फिटनेस जैसी व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी को ही क्यों ना दे दी जाए? मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फिटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये फिटनेस जैसी व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी पे डाल देनी चाहिए कि अगर तुम किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या ट्रक है। अभी तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की कोई फिटनेस होती नहीं है, उनका भी तो इंश्योरेंस कर रही है कंपनी, उसका भी तो क्लेम देती है। तो फिर ट्रक में अलग से फिटनेस जैसी चीजें क्यों? ये ट्रक के साथ ही अलग से भेदभाव क्यों? अतः मेरा ये कहना है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस काटती है तो वो चेक करेगी कि गाड़ी फिट है क्या, गाड़ी चलने लायक है क्या। अगर वो गाड़ी फिट है, चलने लायक है, तो वो इंश्योरेंस कवर नोट काटेगी, और इंश्योरेंस उसने काटा है इसका मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी 1 साल के लिए उसकी जिम्मेदार हो जाती है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस फिटनेस की आवश्यकता नहीं है, फिटनेस जैसी चीजें बंद होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी समस्त राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय राहुल गांधी जी, सभी से निवेदन कर रहा हूं। साथियों, मेरा यहां किसी सरकार की बुराई करने का उद्देश्य नहीं है और न किसी सरकार की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारें इससे पहले आई, बहुत सारी सरकारें अभी है, और अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके की सरकार है। मुझे किसी सरकार की न बुराई करनी है न प्रशंसा करनी है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है, और ये सरकारें जितने भी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, इसे अपने आप में सेमीफाइनल मान रही है। और ये सरकारें बहुत बहुत तरह तरह की योजनाएं ला रही है, बहुत तरह तरह की राहत दे रही है, बहुत तरह तरह की चीजें दे रही है, अलग अलग वर्ग को दे रही है, अलग अलग जाति को दे रही है, अलग अलग धर्म को दे रही है। तो सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा धर्म हम ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले हैं सर। हम पे क्यों भेदभाव हो रहा है? हमारी तरफ आपकी नजर क्यों नहीं जाती है? आज दिन तक किसी सरकार की ट्रांसपोर्ट के ऊपर नजर नहीं गई, ट्रक वाले के ऊपर नजर नहीं गई। हम भी आप ही के समाज का हिस्सा है, हम भी आप ही के यहीं के हैं सर। हम पे आपकी नजर क्यों नहीं जा रही है? कोई
ऐसी चीज हम पे कहीं भी ट्रांसपोर्टर पे आज दिन तक किसी तरीके की राहत नहीं होती है। सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है, जहां जितने भी पैसे बांटे जाते हैं, वसूल हम ट्रक वालों से किए जाते हैं। सरकार ने अगर कोई योजना लाई है और उसको लग रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए मुझे यहां बांटने, तो 1,000 करोड़ वसूलने का सबसे बड़ा तरीका है ट्रक वालों से वसूल दो। हम पे कोई तरीके की राहत नहीं, और इसका कारण हम खुद हैं। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग धर्म में बटे हुए हैं, हम लोग क्षेत्र में बटे हुए हैं, हम लोग पार्टियों में बटे हुए हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टर वाली कैटेगरी में खुद को निकाल के अलग अलग धर्मों में बंट जाते हैं, जातियों में बंट जाते हैं, इसलिए ये तकलीफ आती है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा क्षेत्र, हमारा सब कुछ, हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम ट्रक वाले हैं, हम ड्राइवर हैं, हम ये हैं, ये तब हमारे साथ में ये सरकारें कुछ न कुछ करेगी। तो मेरा पहला मुद्दा था जीएसटी का। जब हम ट्रक खरीदते हैं तो हमें हाईएस्ट स्लैब से जीएसटी ली जाती है, क्या ये कम नहीं होनी चाहिए? बड़ी कंपनियां, बड़े मोटर मालिक, बड़े ठेकेदारों की जीएसटी का इनपुट मिल जाता है और सिंगल मोटर मालिक को नहीं मिलता है, यानी कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास का वो फर्क, वो कब खत्म होगा सर? दूसरा मेरा था कि हम टैक्स आपसे दे रहे हैं, परंतु ये परमिट के नाम का हमसे पैसा क्यों लिया जा रहा है? जब आपने नेशनल परमिट गाड़ी मानी है, हमारी गाड़ी जहां भी जा रही है उस राज्य का माल ले जा रही है, उस राज्य का माल ला रही है, उस राज्य से गुजरती है तो वहां के राज्य को टोल भी देती है, वहां के राज्य को जब डीजल भरवाती है तो डीजल पे भी टैक्स देती है, वहां अगर कोई टायर पंचर वाला, ढाबे वाला है तो उनको भी रोजगार दे रही है। उसके बावजूद हमसे उस राज्य के उस परमिट का पैसा क्यों लिया जा रहा है? और परमिट का पैसा लेने के बाद भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के ये टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं? जैसे कि मैं कह रहा हूं डंडा टैक्स, इस तरह से शायद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ है, मुझे याद नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ लिया जा रहा है, उड़ीसा में भी कुछ लिया जा रहा है। उसके बाद सर, सबसे बड़े मुद्दे पे आ रहा हूं, हाइट। हाइट के चालान का तांडव मचा हुआ है सर। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से, महोदय से निवेदन करूंगा कि सर, आपने 2018 में पे लोड बढ़ा दिया था। 20 टन की गाड़ी को आपने 25 टन मान लिया, 25 टन वाली गाड़ी को 30 टन पासिंग मान लिया कि 25 टन की, और 20 टन वाली 25 टन भरेगी, 25 वाली 30 टन भरेगी। सर, 5 टन आपने वो तो बढ़ा दिया, परंतु गाड़ी की साइज तो बढ़ी नहीं, लंबाई उतनी है। कुछ कंपनियों की गाड़ी 32 फीट लास्ट लंबी आती है, बाकी कुछ की 30 फीट है, कुछ की 29 फीट है। अब जब गाड़ी की लंबाई नहीं बढ़ी है सर, तो वो माल कहां डालेगा? चाहे वो प्याज हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो सेब हो, या अन्य जितनी भी सब्जी हो, 14 चक्का 14 व्हील वाली गाड़ी के अंदर 30 टन वजन नहीं आता है सर। आपने उसे 30 टन पासिंग माना है तो 30 टन वजन नहीं आएगा, तो उसकी मजबूरी है कि वो हाइट भरेगा। कपड़ा बालोतरा जैसी मंडी में जरूर 30 टन आ जाएगा, परंतु पाली का माल भरोगे तो गाड़ी के अंदर 25 टन में मामला थक जाएगा। अगर आप जैतपुर जैसी मंडी का माल भरोगे तो 20 टन में मामला थक जाएगा। और अगर आपने सूरत का कपड़ा उस गाड़ी में भरा तो 15 टन में गाड़ी पैक हो जाएगी, वो भी हाइट के साथ। अगर आपने हाइट नहीं ली तो सूरत का माल उस गाड़ी में मात्र 10 टन आएगा, 10 टन में गाड़ी पैक हो जाएगी। जैतपुर 15 टन,
और पालिका 17-18 टन माल के अंदर गाड़ी पैक हो जाएगी, 30 टन की पासिंग गाड़ी, और उसमें अगर 15 टन में पैक हो रही है तो उसकी मजबूरी है कि वो हाइट भर रहा है। अगर वो हाइट नहीं भरे तो उस गाड़ी में वजन बैठ नहीं रहा है। और उस स्थिति के अंदर हर राज्य के अलग नियम है। कम से कम अगर व्यवस्था हो तो आप बॉर्डर पे ऐसी तो व्यवस्था करो कि हाइट की पावती कटवा के वो आगे चला जाए। वो नहीं है, रास्ते में आरटीओ मिलेगा और मन मर्जी से उसका चालान ठोकेगा या फिर उसे पैसे लूटे जाएंगे। क्या ये गलत नहीं है सर? लूट मार के मामले में एक जमाने में बिहार को सबसे ज्यादा मानते थे, पर मैं प्रशंसा करूंगा बिहार का। मात्र 1500 रुपया हाइट का चालान है सर, बॉर्डर पे 1500 रुपया हाइट के लिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे गुजरात, अगर कोई फूड आइटम है तो 1000 रुपए और अन्य आइटम है 2000 का आपको ऑनलाइन चालान करना पड़ेगा। और मैं सबसे बढ़िया व्यवस्था मानता हूं गुजरात की। आप 2000 रुपए ऑनलाइन चालान करवा के गुजरात राज्य में घुस जाओ, आपको कोई हाइट के लिए परेशान नहीं करेगा। और अगर आपने बदमाशी करी है, 2000 का चालान नहीं है, तो आपका डबल यानी 4000 हो जाएगा। सर ये व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए। मैं मानता हूं पेनल्टी उसकी 10 गुना कर दो, अगर वो अलग बात है। अगर आगे वाले ने ऑनलाइन नहीं करा है और उसने बदमाशी करी, भले 10 गुना ले लो। बट अगर कोई सही है, अगर चालान करवा के अगर जाना चाह रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है? राजस्थान में 5000 रुपए का चालान होता है। मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा सर, 2023 में एंड में चुनाव है, आप हर वर्ग को कुछ न कुछ दिए जा रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं सर, आपने सच में अच्छा काम किया है और आप हर वर्ग को कुछ न कुछ दे रहे हैं। परंतु उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है सर, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रक ड्राइवर। सर थोड़ा ध्यान हम पे भी दे दीजिए। वर्तमान में सबसे ज्यादा आरटीओ कहीं रोड पे खड़े हैं तो सर आपके राजस्थान में खड़े हैं। हर 50 किलोमीटर में आपके आरटीओ इंस्पेक्टर, आरटीओ की गाड़ी मिलेगी। मुझे लगता है ये चीज आपकी जानकारी में है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं है तो अन्य राज्यों से पता करवाइए सर। ये भयंकर स्थिति है, इसे समेटिए समय रहते सर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें मैं दिल्ली से चेन्नई जा रहा हूं, मेरे सामने एक रूट, मैंने दिल्ली टू चेन्नई भरा, मेरे सामने अलग अलग तरीके से रूट का ऑप्शन आएगा, मैंने रूट भरा, किलोमीटर आए और मुझसे हाइट का चालान ले ले। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यह है सर, इस तरह का कुछ होना चाहिए। मान लो मैं जम्मू हूं और मेरी गाड़ी चेन्नई की लोड करी है, मेरे सामने जम्मू टू चेन्नई अलग अलग तरीके का, अलग अलग राज्य का आ जाए कि कौन से राज्य से गुजरना चाह रहा है, और किलोमीटर आ जाए, और एक आपका नॉमिनल एक हाइट का चालान का पैसा ले लीजिए। वो ड्राइवर करवा के निकलेगा और उसके बाद उसमें रास्ते में कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने सुना कि हरियाणा में 25,000 रुपये हाइट का चालान होता है सर, उड़ीसा में 25,000 का चालान होता है सर। जब आपने पे लोड बढ़ा दिया है तो हाइट मजबूरी है, आप मतलब पे लोड बढ़ा के उस ड्राइवर को खुद को मजबूर कर रहे हो। वो लेके कहां जाएगा आप ही बता दीजिए, कैसे लेके जाएगा? बिना हाइट वो कैसे जाएगा? और 25,000 रुपये या 5,000 रुपये देने के बाद में क्या वो हाइट आपकी कम हो जाती है?
25,000 देते ही उसकी मतलब गाड़ी की हाइट कट जाती है क्या? बहुत भयंकर गलत हो रहा है। अगर वो 25,000 रुपए ट्रक ड्राइवर से निकल रहा है, यानी उस माल जो उसने माल भरा उस माल से ही निकल रहा है, तो ये महंगा ही नहीं है तो और क्या है? मैं आम जनता से भी सवाल कर रहा हूं कि एक ट्रक ड्राइवर का हाइट का पैसा 25,000 लिया जाता है, तो वो कहां जाएगा? छत्तीसगढ़ बोल रहा है कि मैं 20,000 लूंगा, हरियाणा बोल रहा है कि मैं 25,000 लूंगा, उड़ीसा बोल रहा है कि 25,000। ये 20,000 25,000 जो भी चालान लिए जा रहे हैं, वो उसी माल जो ट्रक ड्राइवर माल भर के गया उसी माल के तो लिए गए हैं। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को पता है कि मुझे वहां 50,000 भाड़ा मिलेगा और उसमें मेरा इतना हाइट हो जाएगा, तो उस स्थिति के अंदर वो पैसा जो है वो उसी माल मालिक से लेगा, और माल मालिक कहां से निकालेगा? माल में से। यानी पैसा तो आम जनता से ही लिया गया है। अब महंगाई नहीं होगी तो कहा क्या होगी बताइए? मैं मानता हूं कि एक टाइम था कि तार नीचे होते थे, उस जमाने के अंदर हाइट जरूर अटक जाती थी, परंतु आज के टाइम में जितने भी हाईवे वहां ऐसा कोई मामला नहीं है, तो फिर ये हाइट का फंडा ही क्या है सर? क्या इस पे सरकारों को विचार नहीं करना चाहिए? सरकारों को एक बार मैं कहता हूं कि ट्रक लाइफ में आके देखना, ट्रक वालों की जिंदगी में आके देखना चाहिए कि उनकी जिंदगी कैसी है। एसी रूम में बैठकर आप जो वहां योजनाएं बना रहे हैं सर, वो योजनाएं मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। आप एक बार देखिए कि वो जो हाइट भरी है उसकी क्या मजबूरी है हाइट भरने की, और वो हाइट इसलिए भर रहा है कि आपने 2018 में पे लोड बढ़ा दिया। जिस गाड़ी में 20 टन भरना था 25 टन की कैपेसिटी कर दी सर। 25 टन माल कैसे भरेगा वो? उसके बाद मेरा मुद्दा है सर ओवरलोड को लेके। ओवरलोड, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ओवरलोड से दिक्कत किसको है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, टोल वालों ने कहा कि साहब ओवरलोड की वजह से सड़कें टूट जाती है। मैं मानता हूं बिल्कुल सही बात है, इसलिए टोल वालों ने क्या किया, जगह जगह अपने कांटे लगा दिए, और जो ओवरलोड गाड़ी है उससे टोल 2 गुना 3 गुना 4 गुना हर तरीके से लेना चालू कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई रोड आपने बनाई है, और रोड का जो भी रख रखाव है वो भी आप कर रहे हो, और आपको लग रहा है गाड़ी वाला ओवरलोड लेके आया तो आप उसका टोल वसूल रहे हो। मैं एग्री हूं, परंतु आपके टोल को हमने डबल टोल दिया। मेरी एक गाड़ी ओवरलोड है, मैं टोल पे जा रहा हूं, वहां टोल डबल दे रहा हूं, जस्ट आगे आरटीओ खड़ा वो चालान कर रहा है। वो किस चीज का कर रहा है? उसकी कौन सी सड़क टूट रही है? क्या ये गलत नहीं है? क्या माननीयों को इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि हम किस तरीके से कितना लूटेंगे इनको? सर इन टोल वालों से भी मेरा निवेदन मतलब था कि आप टोल, जितने भी टोल टैक्स हैं, क्या आपके टोल इन कार वालों से चल पाते हैं? नहीं। आखिर तो हम ट्रक वालों से ही आपके टोल चल रहे हैं ना। आप सुविधा क्या दे रहे हो? सिंगल जगह पे आपकी पार्किंग की फैसिलिटियां नहीं है। कहीं बनी है ढंग से तो इस तरह से बनी है कि वहां ट्रक ड्राइवर पार्किंग भी नहीं कर सकता। जब आपके पास में किसी तरीके से उस गाड़ी को देने के लिए सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी आप टोल भी वसूलते हैं, और ओवरलोड होती है तो डबल भी वसूलते हैं, और कई बार 3-3 गुना भी वसूलते हैं।
और कभी टोल पे आप, जो भी आम जनता मुझे सुन रही है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि कभी टोल पे जाइएगा, आपको भीड़ सबसे ज्यादा ट्रक वालों की मिलेगी, क्योंकि ट्रक वालों के साथ जो व्यवहार होता है इनका, टोल वालों का, बहुत ही घटिया शब्द कह सकता हूं, बहुत ही घटिया होता है। लाइन में फंसे रहते हैं बेचारे, कभी उनका फास्टैग चलता नहीं है, कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी उनको कांटे पे भेजा जाता है, कभी ये किया जाता है, और वो एक टोल को पार करने में कई बार गाड़ी को घंटों लग जाते हैं। क्या वहां डीजल नहीं जलता है? क्या उसका समय बर्बाद नहीं होता है? इसका जवाब दे कौन है? टोल पे कई बार गाड़ी ट्रक वाले को घंटों लग जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। टोल पे तो आप सब जानते हैं, आम पब्लिक जानती है, आम जनता जानती है जो वहां से गुजरती है, कि टोल वाले किस तरह के क्या होते हैं। वो कार वाले को जवाब नहीं देते हैं, ट्रक ड्राइवर को तो क्या दे देंगे। मैं सभी सरकार, जितनी भी राज्य सरकार और जितनी भी केंद्र सरकार, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी ट्रक ड्राइवर है सर, ये अनपढ़ है, ये कोई आईआईटी करके नहीं आए हैं, और आईआईटी किए हुए ट्रक ड्राइवर नहीं बनेंगे सर। जो अनपढ़ है, कोई व्यापार नहीं कर पाए, वो इस लाइन में आए। इसलिए रोड पे खड़ा हर अधिकारी, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टोल वाला हो, उनको पता है कि ये कुछ नहीं समझता, और उसके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो घिनौना व्यवहार होता है, वो बहुत ज्यादा गलत है सर। ओवरलोड गाड़ी में जब आप टोल डबल ले रहे हो, यानी तो फिर सरकार किस चीज का चालान कर रही है, और सरकार कर रही है तो टोल वाले डबल किस चीज का ले रहे हैं, ये मेरी समझ से पर है। रोड पे खड़ी ट्रक को, जो रोड पे आरटीओ खड़ा है, बिना एंट्री नहीं जाएगी। उसके पास में इतने नॉर्म्स है कि वो, तुम्हारा सीट बेल्ट नहीं है, तुम्हारी वर्दी नहीं है, तुम्हारी हेडलाइट में ये, तुम्हारा कलर नहीं है, तुम्हारी गाड़ी पे कीचड़ लगा है, तुम्हारे टायर में हवा कम है, 50 तरीके नियम कायदे कानून निकाल के भी उससे एंट्री ले ली जाएगी। सर, आप आम जनता में बांट रहे हो, पर ले भी तो आम जनता से ही रहे हो। वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा ये हो रहा है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि समय है सर, इस पे सेकिए, इस पे ध्यान दीजिए और राहत दीजिए सर। ट्रक ड्राइवर का कोई माई बाप नहीं है, ट्रक ड्राइवर की कोई सरकार नहीं है, ट्रक ड्राइवर का कोई धनी धोरी नहीं है। हमारी यूनियन है, जितनी भी संगठन ऊपर बैठे हैं, वो भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, पीयूसी की बात करूंगा। मुझे आज दिन तक कोई पीयूसी, जितनी भी पीयूसी वैन खड़ी है, मुझे कोई पीयूसी ये बता दे कि गाड़ी, किसी गाड़ी का उसने पीयूसी नहीं दी है, रिजेक्ट कर दी है। कितना महीने की चाहिए? 6 महीने की 100 रुपए लगेगी, 12 महीने की चाहिए तो 200 में लगेगी। यानी 200 देते ही वो गाड़ी 12 महीने के लिए धुआं देना छोड़ देती है, फूल और खुशबू देने लग जाती है। ये क्या बात हुई? जब भारत इतना आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में जा रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, बहुत सारी चीजों में सुधार हो रहा है, बहुत सारे पुराने कानूनों में सुधार हो रहा है, बहुत सारी पुरानी चीजें बदल रही है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में ये व्यवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए? जो पुराने तरीके से, पुराने ढरे से चली आ रही है, क्या इनमें सुधार नहीं होना चाहिए? मैं आम जनता से कहना चाहता हूं, एक 14 व्हील गाड़ी जिसकी
इंस्टॉलमेंट मोटा मोटी तौर पे 80,000 से लेकर लाख रुपए के बीच में आती है। अगर किसी ने 4 साल का फाइनेंस कराया है तो उसकी लाख रुपए के आसपास होगी, 5 साल का फाइनेंस कराया है तो 90,000 के आसपास होगी, और 6 साल का फाइनेंस करवाया है तो 80,000 के आसपास होगी। एक ट्रक ड्राइवर और सेकंड जो ड्राइवर होता है उसकी अलग अलग सैलरी देते हैं, परंतु 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में, लगभग 30 से 35 के बीच में सैलरी होती है। उस ट्रक ड्राइवर के खाने पीने का जो, जिसे हम भत्ते का भत्ता नाम देते हैं, वो भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से देती है। किसी को पता है कि मेरा ड्राइवर बीच में ये करेगा, किसी को नहीं पता, कोई ईमानदारी से देता है तो मोटा मोटी तौर पे 500 से 600 रुपए रोज चाहिए। और आम जनता वो जानती है कि आप दिन भर में 2 लोग खाने के लिए आपको कम से कम 600 रुपये तो चाहिए। खाना भी खाओगे 2 बार, चाय भी पियोगे, खाना और चाय का भी, और उसके बाद में गुटखा या बीड़ी या कुछ भी कर रहा है वो सेकेंडरी मैटर है, वो ड्राइवर के जाने। परंतु अगर आप चाय और अगर मान लो 2 बार खाना, 2 लोगों के लिए 600 रुपये, मुझे लगता है कि अगर वही गुजरात वाले इस हाईवे पे जाता और फ्राई जैसी सब्जी लेता है तो वो कम पड़ता है। कोई ढाबे पे रुकता है और अगर फिक्स में जैसे मान लो थाली लेता है तो वहां शायद शायद उसका पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक ट्रक का मोटा मोटी तौर पे ये जो टायर 14 टायर लगे होते हैं, 12 महीने बड़ी मुश्किल से चलता है। एक टायर की जोड़ी 50,000 की आती है, यानी 7 जोड़े टायर यानी 3.5 लाख रुपए उसको चाहिए साल को। और मैंने अभी जो आप सभी के सामने बताया था, टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये सब मिला के मोटा मोटी तौर पे एक गाड़ी को 15,000 रुपए महीना चाहिए, यानी 1,80,000 रुपए सालाना कागजों का खर्चा है उसका। इसके बाद में वर्तमान में सबसे बड़ा जो घपला हमारे साथ हो रहा है वो ये हो रहा है, जितनी भी कंपनियां हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इन्होंने जो भी वर्कशॉप जगह जगह दे रखे हैं उनके खर्चे पूरे होते नहीं, और वो लोग हमसे किस तरह से लूटते हैं। जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है और उसमें मरीज पहुंचता है ना, तो हॉस्पिटल का जो पूरा मैनेजमेंट होता है उन्हें लगता है कि आज दिन भर का खर्चा उससे निकालना है। उसका दर्द तो सर दर्द हो रहा था, परंतु जहां से जो लिखी जा रही है, पेट दर्द की भी लिखी जा रही है, बुखार की भी लिखी जा रही है, हार्ट की भी लिखी जा रही है, किडनी की भी लिखी जा रही है। ये स्थितियां हमारे साथ होती है। जब ट्रक वर्कशॉप में घुसता है तो 15,000 रुपए, 20,000 से नीचे बाहर नहीं आता है। इस तरह से हो रहा है। पुराने जमाने में जो पुरानी गाड़ियां होती थी, हथौड़ा ठोक के जो ड्राइवर ठीक कर देता था, आधे से ज्यादातर ड्राइवर गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाते ही नहीं थे, और वर्कशॉप में भी ले जाते थे तो बाहर के मिस्त्री उसको ठीक करते थे जो रेगुलर होते थे, और वो ढंग से काम करते थे और बहुत सस्ते में होता था। परंतु अभी आपने जो गाड़ियां आई है उसमें कंप्यूटर लगेगा और कंप्यूटर बताएगा इस गाड़ी में क्या मिस्टेक है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास में, बाहर किसी प्राइवेट मिस्त्री को नहीं देते हैं वो लोग। यानी जो कंप्यूटर आपकी गाड़ी में लगेगा वो उसी कंपनी का ही लगेगा, और कंपनी आपसे पूरे वो चार्जेस वसूलेगी, यानी आज दिन भर का वर्कशॉप का खर्चा आपसे निकालेगी। ये सब जो कागज का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर के खाने खर्चा, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और टायर मिला के मोटा मोटी तौर पे मेरा यह निवेदन था कि ये गाड़ी 1,60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, जिसका जैसा फाइनेंस है, मंथली चाहिए। एक महीने का इतना चाहिए ही चाहिए। और समस्त सरकारों से मैं कह रहा हूं, आप
जितनी जांचें करवानी है, जितनी ऑडिटें करवानी करवा दीजिए, कोई भी ट्रक इससे ऊपर नहीं कमाती है। अगर किसी कंपनी की गाड़ी है तो वो ये देख रहा है कि ठीक है मेरा माल पहुंच रहा है, धीरे धीरे फ्री हो जाएगी। कोई ड्राइवर की गाड़ी है, ड्राइविंग करते करते लिए तो वो देखता है ठीक है मैं दूसरे की नौकरी करता था, अब खुद की चलाऊंगा, घर पे पहले 20,000 दे रहा था, अब 10 से घर चलाऊंगा, धीरे धीरे मेरी फ्री हो जाएगी। परंतु ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिए, ये जो ऑनलाइन के चालान हो रहे हैं ना, वो चालान या ओवरलोड के चालान 25,000, 30,000, 60,000, 90,000 ये तक के चालान हो रहे हैं। मैं आम जनता से कह रहा हूं कि अगर आप एक नौकरी करते हैं और आपकी मंथली सैलरी अगर 30,000 रुपए है और मंथ आते आते आपके खाते से 20,000 रुपए किसी वजह से काट लिया जाए तो क्या बीतेगी आप पे, वो उस समय उस ट्रक ड्राइवर के साथ बीतती है कि उसे जैसे तैसे करके ये 1.5-2 लाख रुपए मंथली इकट्ठे करने हैं, तब उसकी 80-90,000 की किस्त जाएगी, ड्राइवर की सैलरी जाएगी, टैक्स परमिट इंश्योरेंस फिटनेस के ये कागजों के पैसे जाएंगे और 12 महीने होते होते वो टायर लगवा पाएगा। ये सब उस टाइम होता है, परंतु उसी दरमियान अगर उसका चालान हो जाता है तो उसमें क्या बीतती है, वो मैंने आपको एक सैलरी के रूप में बताया कि एक सैलरी पर्सन इंसान की अगर मंथ आते आते सैलरी काट ली जाए तो उसके साथ क्या बीतती है, वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ बीतती है। ऑनलाइन चालान राजस्थान में ये स्थिति है कि गाड़ी वाला कह रहा है साहब मेरी गाड़ी कभी उधर गई नहीं, ऑनलाइन चालान आ गया। अच्छा, उसमें भी ये है कि वो लॉक और कर देते हैं, अगर मेरी गाड़ी का गंगानगर में चालान हुआ तो मुझे गंगानगर जाके भरना पड़ेगा। क्या राजस्थान सरकार को इसमें सुधार नहीं करना चाहिए कि भाई ऑनलाइन का ऑनलाइन भर दे, लॉक ना हो, और उसके बाद में एक समय आने के बाद में आप इसको कोर्ट में भेज देते हो, लोक अदालत में भेज देते हो, गाड़ी की आरसी लॉक कर देते हो। सर क्यों? जब आपने फिटनेस की व्यवस्था कर रखी है कि 12 महीने बाद में गाड़ी हर हालत में फिटनेस में जाएगी, तो इसे लोक अदालत में क्यों भेजा जा रहा है जब आपको पता है कि 12 महीने बाद ये गाड़ी जब भी फिटनेस करवाने जाएगी, ऑनलाइन आपका चालान शो हो रहा है, वो जब तक नहीं भरेगा उसकी फिटनेस मत करो। परंतु कम से कम उस टाइम ये व्यवस्था तो दो कि वो ऑनलाइन वहीं से भर ले। 12 ड्राइवर को पता ही नहीं है, बेचारे को पता ही नहीं लगा, कोई मैसेज नहीं आया, देख नहीं पाया, वो फिटनेस करवाने गया तो पता लगा कि तेरा तो ऑनलाइन चालान सो एंड सो स्टेट में हो रखा है। टाइम ज्यादा हो गया, वो लोक अदालत में चला गया। अब वो आदमी वहां जाएगा, वकील को करेगा, वो चालान क्लियर करेगा, उसके बाद फिटनेस होगी। ये कौन सी व्यवस्था हो गई सर? पूरे हिंदुस्तान के जो भी गुड्स व्हीकल है उसकी फिटनेस हो रही है, फिटनेस पे जा रही है, तो आपको पता है कि 12 महीने में तो कहीं भी साला भाग ले, वो फिटनेस पे आएगा तब पैसा मिल जाएगा। पेंडिंग रखो ना, उसको लोक अदालत में क्यों भेज रहे हो? और लोक अदालत में जाने के बाद में ड्राइवर के जो 5,000 का चालान है उसमें और बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर जाके कुछ वकीलों को देते हैं, लोग खा जाते हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? सरकार हर वर्ग को कुछ न कुछ दे रही है, परंतु ट्रक ड्राइवर को कुछ भी नहीं दे रही है। क्या ट्रक ड्राइवर का कोई बीमे जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जब ट्रक का बीमा होगा तो उसके साथ इस तरह से एक नॉर्म्स हो कि उसको बीमा मिले? क्या ट्रक ड्राइवर को देश के अंदर का सैनिक नहीं मानना चाहिए? आप तरह तरह के आवासीय फैसिलिटी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो ट्रक ड्राइवरों के लिए क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारी
चीजें हो रही है सर। ट्रक एक अपने सबसे बड़ा आज के टाइम में भारत में जो चल रहा है, कोई भी एक्सीडेंट होगा बड़ी गाड़ी की गलती है, और ट्रक से बड़ी तो कोई है नहीं। यानी आगे से अड़ो, पीछे से अड़ो, कहीं से भी टच हो जाओ, गलती ट्रक की है। क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि उसमें पहले उससे वहीं पे खड़ा जिसकी गाड़ी टच हुई है वो डिमांड करेगा मुझे इतना पैसा चाहिए। अरे भाई, गाड़ी खड़ी थी, तेरी गाड़ी पीछे से आके गिरी है, गलती तेरी है, परंतु कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है उसका। और उससे डिमांड की जाती है वो वही, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इसकी डिमांड पूरी नहीं की तो उसके बाद सेकंड डिमांड पुलिस वालों की होगी, और धमकी मुकदमा दर्ज होने की दी जाती है। क्या इसमें, इस व्यवस्था में सुधार नहीं होना चाहिए? गलती किसकी है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर थाने में जा रहे हैं तो थाना स्तर पर ट्रक की जमानत होनी चाहिए। ट्रक में अगर कोई सब्जी भरी है, अब ट्रक वाला फंसा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर तो दो मामले, एक तो वो कोर्ट गाड़ी थाने में चली गई, अब माल टाइम पे नहीं पहुंचाएगा तो सब्जी का उस पर पैसा क्लेम आ जाएगा, क्रॉसिंग और करवानी है उसको। कोई इमरजेंसी माल भरा हुआ है उसको तुरंत पहुंचाना है, और ट्रक जब्त हो चुकी है। इसमें सुधार होना चाहिए सर। मेरा सुझाव यह था कि अगर ट्रक एक्सीडेंट हुई है और ट्रक सही सलामत चलने लायक है तो ट्रक की उसी टाइम थाने से जमानत हो जानी चाहिए। ठीक है, आप ड्राइवर की जमानत कोर्ट से लीजिए। हाँ, इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, अगर उनकी आप ट्रक समय पे छोड़ दोगे तो वो ड्राइवर की जमानत नहीं करवाएंगे। परंतु इसमें यह हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर से अंडरटेकिंग ले ली जाए कि हम आप ये ट्रक छोड़ रहे हैं, क्या तुम इसमें खुश हो? ट्रक ड्राइवर अगर अंडरटेकिंग देता है तो ट्रक उसी टाइम रिलीज हो जानी चाहिए, ताकि ये जो माल क्रॉसिंग करने वाली झंझट है उससे एक मुक्ति मिल सके। हर राज्य का अलग सिस्टम है सर। एक्सीडेंट केस में आप देखिएगा हर जगह अलग सिस्टम है, इसमें सुधार होना चाहिए। और एक्सीडेंट केस में जिस थाने में मामला गया है, मैं क्या बताऊं ऑन कैमरे, आप सब समझदार हैं, और सरकारों को चाहिए तो वहां पता कर ले, वो बहुत भयंकर गलत हो रहा है, उनमें सुधार होना चाहिए। आप कल्पना करिएगा उस ट्रक ड्राइवर के साथ क्या बीती है। उसकी ट्रक एक्सीडेंट हो गई है, मान लो उसकी डैमेज हुई है, एक तो उसको वो माल जो उसकी गाड़ी में पड़ा है उसको क्रॉसिंग करवाना है। वो मान लो जम्मू से रवाना हुआ, बेंगलोर पहुंचा है, माल भरा हुआ चेन्नई का, गाड़ी जम्मू से निकली है और बेंगलोर पहुंची, अब एक्सीडेंट हो गई है। अब वो माल क्रॉसिंग करवाएगा तो सब्जी जैसा माल है या कोई माल है, मैं मतलब वो माल आधा अधूरा खराब हो जाएगा, आगे वाली पार्टी उसका पैसा काट देगी, और जो आ, रास्ते में वो दूसरी गाड़ी लगाएगा उसका भाड़ा भी ज्यादा लगेगा, उसके लोडिंग अनलोडिंग इतने खर्चे लग जाएंगे कि जो जम्मू से भर के चेन्नई तक उसको भाड़ा मिलना था वो बेंगलोर तक उसके आके खत्म हो गया। यानी वो जम्मू से खाली आया, उसको हाथ में कुछ भी नहीं आना है, उसका भाड़ा खत्म हो गया, उसकी गाड़ी डैमेज हो गई, और अब वो कोर्ट में और पुलिस के बीच में फंसा हुआ है, जबकि उसकी गलती भी नहीं है। कोई आगे पीछे या मतलब कहीं साइड से अड़ा है या पीछे से अड़ा है, ऐसी स्थिति है। क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कंपनी में चली गई, कंपनी में तैयार होते होते कई बार 5-5 6-6 महीने लगते हैं। एक सिंगल मोटर मालिक जो ड्राइविंग करता था उसने वो ट्रक खरीदी है, और उसकी स्थिति यह थी कि जिस कंपनी से उसने माल भरा उसको बोला है कि कुछ भाड़ा एडवांस कर दो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं।
वो एडवांस भाड़ा, पहले जो भाड़ा उसको चेन्नई जाके मिलना था उसने एडवांस लिया है, अब वो चल रहा है। उस आदमी की क्या स्थिति होगी कि वो गाड़ी तैयार करवावे। चलो गाड़ी तो आप तैयार करेंगे, मान लो इंश्योरेंस है उसकी, मान लो पास होगा, वो सेकेंडरी मैटर है, परंतु 6 महीने तक खड़ी गाड़ी की उसे किस्त, इंस्टॉलमेंट घर से भरनी पड़ रही है। क्या इस व्यवस्था में सुधार नहीं होना चाहिए? जो इंश्योरेंस किया है उस इंश्योरेंस कंपनी में एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस इंश्योरेंस कंपनी को जितने दिन गाड़ी रोड नहीं चढ़ी उतनी किस्त आगे बढ़ जाए, जैसे मोनेटाइजेशन हुआ, मतलब ये भाई मान लो 4 महीने 6 महीने गाड़ी मान लो किस्त नहीं भरी है तो 4 महीने तक उससे किस्त ना ली जाए, मोरेटोरियम मिल जाए, और 4 महीने का जो ब्याज हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी भरे फाइनेंसर को। ऐसा सुधार होना चाहिए सर। वर्तमान में ट्रक वालों की हालत खराब है, हर चीज बढ़ रही है, परंतु हम पे कोई सुधार, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर मैं डीजल की बात करूंगा, मैं पेट्रोल की बात करूंगा। आप पेट्रोल में लगाइए ना जीएसटी, हाईएस्ट से भी बढ़ा के लगाइए, क्योंकि पेट्रोल, कोई भी आम आदमी की बात कर रहा हूं, शायद हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, ये ऐसा क्यों कह रहा है। साथियों पेट्रोल आप महीने का 1000 2000 3000 5000 का भरवाते होंगे, अगर उसमें अगर डबल भी हो जाएगा तो आपका हो सकता है कि 2000 वाले को 4000 पड़ जाए। परंतु अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ तो आपके घर की सारी चीजें सस्ती हो जाएगी, जो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि चाहे आप पेट्रोल पे मत करो, परंतु कम से कम डीजल पे राहत दो। डीजल को कम से कम, सर सब चीजें आपने जीएसटी में ले आए, सब चीजों को ऑनलाइन कर दिया, तो डीजल को क्यों नहीं लाए? क्योंकि इस डीजल से ट्रांसपोर्टर जुड़ा हुआ है, ट्रक वाला जुड़ा हुआ है जो अनपढ़ है सर, और वो आगे जाके धर्म में, जाति में, क्षेत्र में, पार्टी में फंस जाएगा और वोट तो करेगा ही करेगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर है, या तो धर्म या जाति या क्षेत्र या पार्टी, कहीं ना कहीं वहां जाके उसकी वो गणित हो जाती है, वो ये नहीं है कि मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। और ट्रांसपोर्टरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ट्रांसपोर्टरों के साथ जो गलत हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। हमारे ऊपर बैठे हुए जितने भी माननीय हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से जितनी भी एसोसिएशन है, वो भी नहीं आ रहे हैं, और जब वो आए भी तो हम लोग एक हुए नहीं। हम में एकता नहीं है, इसलिए इतना हमारे साथ हो रहा है। आज सबसे ज्यादा महंगा डीजल, मुझे नहीं पता अन्य स्टेट का, पर मेरे आसपास में अगर पंजाब से, भाई पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से कंपेयर करूं तो राजस्थान में, राजस्थान सरकार जितनी अभी घोषणाएं कर रही है काबिले तारीफ है, पर सर क्या आपका ध्यान हमारी तरफ है? टैक्स में हमको राहत नहीं, परमिट में हमको राहत नहीं, फिटनेस में हमको राहत नहीं, डीजल में हमको राहत नहीं, आरटीओ रोड पे खड़े हर तरीके के चालान में हमको राहत नहीं। सर हमको राहत कहां है ये बताइए ना। अगर मेरा ये वीडियो सरकार तक पहुंच रहा है तो मैं सरकार से, मेरा सवाल है, क्या हम हम भी तो कोई, अगर आपकी आप ही के समाज के एक हिस्सा हैं, हम भी इसी राजस्थान के रहने वाले हैं, हम भी इसी भारत के रहने वाले हैं, ये भेदभाव क्यों? और आपको नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता हो जाएगा तो इसका फर्क आम जनता पर भी पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि डीजल को जीएसटी में आ जाना चाहिए? आपको नहीं
लगता है कि ये जिस तरीके से चालान हो रहे हैं, ऑनलाइन चालान के जितने पड़े हैं और लोग मर रहे हैं, क्या इनको माफ नहीं होना चाहिए? अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चालान को माफ किए थे, तो क्या अन्य राज्यों को नहीं करना चाहिए? राजस्थान में तो परमिट के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसका भी भार हम पे डाल दिया एक टाइम पीरियड में, कि उन दिनों में जिन जिन ट्रक ड्राइवरों ने जो परमिट लिया था उस पे जो जीएसटी लगना था वो हमने लिया नहीं, आप पेनल्टी के साथ आप भरो। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? आप ही की सरकार का एक पार्ट है परिवहन विभाग, उसने हमको ये परमिट दिया है। अगर आपका जीएसटी था तो उस टाइम उनको ले लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। ट्रक ड्राइवर अनरजिस्टर्ड डीलर है। अनरजिस्टर्ड डीलर को आपने अगर कोई चीज बेची है तो जीएसटी लेने की जिम्मेदारी तो परिवहन विभाग की थी। परिवहन विभाग ने जीएसटी लिया नहीं, और अब 2 साल बाद 4 साल बाद आप हमें नोटिस दे रहे हैं कि इस आपसे जो जीएसटी लेना था वो जीएसटी प्लस उसके ऊपर पेनल्टी हमको दीजिए। हद हो गई। जीएसटी आपने लिया नहीं, हमने ऐसा थोड़ी हमने चोरी की है जो आप हमसे पेनल्टी ले रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं बोलने को, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार में माननीय नितिन गडकरी जी, समस्त राज्य के राज्य सरकार, उनके मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, और हाल ही अमेरिका में ट्रक की सीट पे बैठ के सवारी करने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार भारत के ट्रक में भी बैठ के ट्राई करिए। अपनी पहचान छुपा के बैठिएगा सर, आपको पता लग जाएगा कि रोड पे किस तरीके से क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि टोल टैक्स पे क्या हो रहा है, आपको पता लग जाएगा कि आरटीओ क्या कर रहा है, और आपको पता लग जाएगा कि ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं। गुजरात में हाईवे पे जितने भी ट्रैफिक वाले खड़े हैं, विशेष रूप से मैं बता रहा हूं बड़ौदा और सूरत के आसपास, आपको वो रुकवाए हुए मिल जाएंगे, उनसे पैसे वसूलते मिल जाएंगे। वो देखिए सर, आप अमेरिका में गए थे, अमेरिका के ड्राइवरों की जो बात मुद्दा उठाया, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, परंतु सर कहां अमेरिका, भारत में ये चीजें कब खत्म होगी जो मैं बता रहा हूं। और आज स्थिति ये बन चुकी है, कोई भी ट्रांसपोर्ट में आना नहीं चाहता। एक ट्रांसपोर्टर कोई भी, सर मैं ये कड़वा सच बोल रहा हूं, कोई भी ट्रांसपोर्टर से जाके पूछिएगा बच्चा क्या कर रहा है, वो बताएगा बच्चे को पढ़ा रहा हूं। आप उस ट्रांसपोर्टर से पूछिएगा कि बच्चे को इस लाइन में लाएंगे तो वो मना करेगा। क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बहुत दुखद बात है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपने बच्चे को ट्रांसपोर्ट लाइन में लाना नहीं चाह रहा। इसका क्या कारण है? मैं परफेक्ट एकदम सही चीज बोल रहा हूं, और आप पता कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टर से पूछिएगा कि क्या तेरे बच्चे को तू ट्रांसपोर्ट लाइन में लाना चाहता, वो बोलता नहीं। ट्रक ड्राइवर खत्म होते जा रहे हैं सर, पुराने ड्राइवर हैं, नया कोई नहीं आना चाह रहा। कौन आएगा सर? 20,000 रुपए से ज्यादा उसको मिलता नहीं। सैलरियां तो आज के टाइम में 10,000, 5,000, 15,000, 2-5,000 रुपये वो ऊपर नीचे कर देता। 20,000, कोई को 25 मिल जाता होगा, मैं नहीं कहता, पर 20,000, 20,000, 25,000 रुपए की नौकरी, 24 घंटे ड्राइविंग करना, उसके बाद में रोड पे जिन लोगों का मैंने बोला उनसे धक्के खाना, उनकी गालियां सुनना, और मौत को गले लगा कर चलना। कौन चाहेगा चार इस लाइन में आना? ट्रांसपोर्ट व्यापार खत्म होता जा रहा है। कोई नया आदमी ट्रांसपोर्ट लाइन में आना नहीं चाह रहा है।
कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने बच्चे को ट्रांसपोर्ट लाइन में लाना नहीं चाह रहा है। इसलिए सरकारों को समय रहते इस पे ध्यान देना होगा, समय रहते इसमें सुधार करना होगा। अगर समय रहते इसमें सुधार नहीं हुआ तो मैं आज कह रहा हूं कि स्थिति दयनीय होगी। ऑनलाइन चालान जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, चाहे वो मुंबई के अंदर ले लीजिए, चाहे वो राजस्थान में ले लीजिए, आरटीओ खड़ा है ऑनलाइन चालान ठोक रहा है। कौन सी बात हो गई सर? और अगर मेरा ये वीडियो कोई परिवहन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी सुन रहा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार उस ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को महसूस करिएगा। आपने 25,000 30,000 इस तरह से चालान कर रहे हैं सर, जैसे उसको महीने का करोड़ों रुपए मिल रहे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ चलने वाली गाड़ी मोटा मोटी तौर पे एक ट्रिप में 70 से 80,000 रुपए छोड़ती है, वो भी पूरा साउथ से लेकर पूरे नॉर्थ तक। अगर बीच में से कहीं गुजरात से निकली और बेंगलोर तक चली गई है तो 40,000 का ही मामला है। अब गुजरात से निकले बेंगलोर तक गई है गाड़ी, 3 ट्रिप महीने की करेगी, इससे ज्यादा एडी से छोटी चोट लगा लो होगा नहीं, वो भी दोनों तरफ माल समय पे मिला तो 40,000 रुपए उसको एक ट्रिप का मिलता है, और आप वहां से रोड पे खड़े उसका चालान ठोक देता है 40,000। कल्पना करो उस पर क्या बीतती होगी, उसकी मन से जो बददुआ निकलती होगी। आपके बच्चे, आपका परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में यह था कि मैं यहां से निकला हूं, बेंगलोर जाऊंगा, वापिस आऊंगा, मुझे 40,000 रुपए मिलेंगे, उससे मेरा अगला परमिट भरना है, मुझे टैक्स भरना है, मुझे ड्राइवर की सैलरी देनी है, मुझे क्लीनर की सैलरी देनी है। उसने 50 सपने पाल रखे थे, उस सपनों का आपने पूरा मर्डर कर दिया। और ये फैक्ट है, ये सच है। किसी को भी अगर इंक्वायरी करनी है करिए कि एक गाड़ी राजस्थान से गुजरात मतलब कर्नाटक तक जा रही है, उस गाड़ी को कितना बस रहा है। एक गाड़ी गुजरात से उड़ीसा जा रही है, उसको कितना बस रहा है। और एक गाड़ी गुजरात से पश्चिमी बंगाल जा रही है, उसको कितना बस रहा है। 50 से 60 हजार अलग अलग जगह, अलग अलग रूट की बात है। कोई में 40 बसता होगा रूट में, तो कोई में 60,000 बसता होगा, इससे ज्यादा का फंडा नहीं है। 60 से 70 हजार गाड़ी जो महीने का ट्रिप करती है, वो मुझे नहीं लगता 2 से 2.5 ट्रिप करती होगी। और उसमें अगर एक चालान हो जाता है यानी उसका पूरा ट्रिप मर जाता है। एक सैलरी पर्सन इंसान अगर मान लो सैलरी एक महीने की करते हैं और उसी टाइम पता लगे कि तेरा 15 दिन की सैलरी काट ली जाती है, तो क्या बीतती होगी, ये आपको महसूस करना होगा। तभी पता लगेगा कि ट्रक ड्राइवर के साथ क्या बीतती है। आप महाराष्ट्र में चले जाइएगा, आप गुजरात में चले जाइएगा, गुजरात के अंदर सरकार में बैठे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप गुजरात के निवासी हैं, गुजरात को आप मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं गुजरात में सबसे ज्यादा पुलिस की लूट होती है। अगर आपको पता करवाना है तो आप पता करवाइएगा सर। बड़ौदा से लेकर सूरत और वापी के बीच में हाईवे पे जितने पुलिस वाले खड़े हैं, आप एकदम गुप्त और गोपनीय तरीके से जांच करवाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि वहां क्या गेम, क्या खेल, क्या नंगा नाच हो रहा है। मैं माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि आपको पता करना है सर, आप अपने नागपुर में पता करवाइएगा, आप अमरावती में पता करवाइएगा। आपके हल्के में आपको पता लग जाएगा कि वहां की पुलिस क्या नंगा नाच खेल रही है।
राजस्थान के अंदर ये स्थिति है सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जयपुर में बैठे हैं सर, जयपुर पुलिस का हाल देख लीजिएगा। बाईपास पे आप गुप्त तरीके से सर्वे करवाइएगा, आपको पता लगेगा कि जयपुर पुलिस क्या कर रही है, ट्रक वालों के साथ में कितनी एंट्री ले रही है। आप पता कर लीजिएगा सर, गुप्त तरीके से, गुप्त जांच आप मन से दिल से करवाइएगा तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जयपुर पुलिस क्या कर रही है। शर्त यह है कि आपको इसके लिए जांच तरीके से करवानी होगी, गुप्त तरीके से करवानी होगी, तब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जयपुर पुलिस क्या कर रही है। आप जयपुर में बैठे और जयपुर में ये हो रहा है सर। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जयपुर पुलिस ट्रक वालों के साथ जितना अन्याय कर रही है, जो लूट मार मची है, वो जयपुर में सबसे ज्यादा है सर। मैं माननीय योगी जी से कहूंगा कि सर आप आगरा में पता करवाइएगा आपके ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। गोपनीय तरीके से आप आगरा में पता करवाइएगा, ट्रैफिक पुलिस का आपको पता लग जाएगा सर वहां क्या हो रहा है। आगरा ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि गाड़ी का कलर ठीक नहीं है, आपकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, आपका वो नहीं है, ये नहीं है। हालांकि मैं योगी जी की प्रशंसा करूंगा सर, पहले से अब बहुत ज्यादा सुधार है, परंतु और सुधार की आवश्यकता है सर। आपको इस पे ध्यान देना होगा सर, और हम ट्रक वालों की आप पे बहुत ज्यादा उम्मीद है सर। अतः मैं आप सभी से यह कह रहा हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और इन जितने भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं राज्य के या सेंट्रल के परिवहन मंत्री हैं, उन तक पहुंचे कि हम भी आप ही के समाज का, आप ही के इसी समाज का हिस्सा है सर। हम इसी समाज में रहते और हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से महोदय से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है और मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पे क्या हो रहा है पता करवाइएगा सर। मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और आप महाराष्ट्र के रहने वाले, और महाराष्ट्र बॉर्डर पे कितना बड़ा तांडव मचा हुआ है आप पता करिएगा सर। अगर सच में आप सुधार करना चाहते हैं तो सर मैं जो कह रहा हूं इनकी गोपनीय जांच करवाइए, आपको पता लगेगा सर। और अगर आपको पता है और आपके आंखों के नीचे हो रहा है तो मुझे मतलब नहीं है, बट आपको पता नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूं सर, महाराष्ट्र के जितने भी बॉर्डर है, आप महाराष्ट्र ये नवापुर बॉर्डर जो आप सूरत से निकलते हैं इसमें भी पता करवा लीजिए सर, आपको पता लग जाएगा। 700 से 1000 रुपए तक की एंट्री ली जाती है प्रति गाड़ी सर, प्रति गाड़ी। इतना पैसा मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, किसके पास जा रहा है, परंतु ये एकदम कड़वा सच है। नितिन गडकरी जी महोदय, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सर, और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है सर, और आप ही के वहां ये इस तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हर बॉर्डर पे हो रहा है, जो आप चेक करवा सकते हैं सर। इनमें सुधार की आवश्यकता है। अगर आप हमें अपने इसी समाज का हमें हिस्सा मानते हैं और आपको लगता है कि समाज में गलत हो रहा है, आपको लगता है कि सब चीजों में सुधार हो रहा है, इसमें भी सुधार होना चाहिए, तो ये मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं सर। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ये सब चीजें आपको पता है, क्योंकि हम सुनते हैं और आपको सब पता है सर। आप आगे ऊपर उनके सामने ये समस्या रखते हैं कि नहीं रखते हैं मुझे नहीं पता, परंतु ये बहुत ज्यादा हो रहा है सर। रोड पे जो जितना खेल हो रहा है इसे बंद करवाइए, मैं अपील कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हो रहा है। इस
सभी राज्य सरकारों से अपील कर रहा हूं, सभी केंद्र की सरकार से, सभी राज्य सरकार से, सभी परिवहन अधिकारी जो राज्य और केंद्र के, उनसे निवेदन कर रहा हूं। अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की एंट्री लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के चालान किए जा रहे हैं। सर, जब भारत सरकार में एक तरीके का चालान क्यों नहीं हो सकता? आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर मेरा वीडियो या मेरे शब्द आपको अच्छे लगे हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।